जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। अब दोस्तों मामला क्या है? मामला रशियन क्राइसिस का है। रशिया एक ग्रेव क्राइसिस में फंसता हुआ नजर आ रहा है और इससे मेरा ऐसा मानना है कि दिस इज द मोमेंट व्हेन रशिया हैज लॉस्ट द वॉर इन यूक्रेन। अब ये कैसे, हालांकि बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, अलग अलग तरीके से समझ में आ रहा है कि असलियत में बहुत सारे ओपिनियंस में ये कहा जाए, मतलब बहुत सारे जो यूट्यूब पर और जो हमारे बहुत सारे थिंकर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि असलियत में जितना रशिया है, पुतिन है, उसके सामने कोई नहीं आ सकता, वो अभी लड़ेगा, वो फाइट बैक करेगा, ऐसा जो भी। लेकिन मेरा ओपिनियन ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पहले ही बता चुका हूं कि भाई असलियत में रशिया जो है वो लगातार डिग्रेड होता जा रहा है और डिसइंटीग्रेट होने के चांसेस है। चलो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा तो एक कमजोर सा देश बनकर रह जाएगा, जिसके पास टेरिटरी या रीजन तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, या यूं कहें वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं बचेगा और पॉसिबली अमेरिका या चाइना दोनों में से किसी एक की बी टीम बनकर उभरेगा। और जिस तरीके से सिचुएशन चल रही हैं, वो अगर पुतिन हटे, कोई भी नया आया तो वो अमेरिका की ही बी टीम की फॉर्म में बनता हुआ नजर आएगा। ये चीज मेरे को ऐसी लग रही है। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को अगर हम मोटे तौर पर देखते हैं तो हमारे को एक चीज समझ में आती है कि इस टाइम पर रशिया एक क्राइसिस में फंसा हुआ है। तो सवाल यह है कि रशिया अगर क्राइसिस में फंसा हुआ है तो मामला क्या है या किस तरीके से सिचुएशन है। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि सबसे पहले हम जो जिस चीज की इस टाइम पर बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमारे को एक वर्ड बार बार समझ में आ रहा है, वैगनर ग्रुप। और उसके बाद हमें पुतिन से लेकर यूक्रेन से लेकर सब चीजें पुरानी पुरानी याद आ रही हैं, जो भी है। तो सवाल ये है दोस्तों, ये वैगनर ग्रुप का इशू क्या है? देखिए, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी यहाँ मौजूद है, नेशन है। तो नेशन की वजह से हमारी जो आर्मी है वो आर्मी ऑफ इंडिया है, आर्मी फॉर इंडिया है। हमारे यूथ को आर्मी में भर्ती करने के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता। ये नहीं कहा जाता कि आपको जाना ही पड़ेगा, 5 साल की आपकी कंपलसरी ट्रेनिंग होगी या जो भी। हमारा बस एक बार आप ऐड डालिए कि आर्मी की भर्ती, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कई 100 गुना ज्यादा लड़का आके खड़ा हो जाता है और कहता है जी मुझे भर्ती कर लो। सोच कर देखिए, इंडिया में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रही हैं आर्मी की भर्ती के लिए। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि लड़कों का जज्बा है कि एक बार आर्मी, मतलब 12वीं पास के बाद बच्चा जिस डेडिकेशन के साथ एनडीए की तैयारी कर रहा होता है, जितनी डेडिकेशन के साथ आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं, एग्जैक्टली उसी डेडिकेशन के साथ वो एनडीए की तैयारी भी कर रहे होते हैं। और उसको बड़ा मजा देखने को मिलता है कि यार लड़के में डेडिकेशन कितना है। यानी आर्मी इज डेडिकेटेड टू इंडिया। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे रशिया, जैसे चाइना, यहां अगर आप देखेंगे तो सिंगल पार्टी रूल है, सिंगल आइडियोलॉजी है, और उस पार्टी के ऊपर भी एक ग्रुप ऑफ पीपल का कब्जा है। अब देखो, ये नेचुरल प्रोसेस है पावर प्ले का, कि जो बंदा पावर में यानी सत्ता में है उसके सामने दूसरे ग्रुप्स खड़े होंगे ही होंगे। उन्हें हटाकर, उस इंसान को हटाकर दूसरा ग्रुप आकर पावर में बैठना चाहेगा ही चाहेगा। वो चाहेगा कि वो पावर में आकर बैठे, कंट्रोल करे सिचुएशंस को, तो पुराने वाले को हटाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा रोल जो है किसी का, या सबसे पावरफुल ग्रुप ऐसी चाइना और अमेरिका, चाइना और यूएसएसआर जैसी कंट्रीज में जो होता है, क्योंकि लोगों में एक रोष होता है और लोगों को कहीं ना कहीं ये पावर प्ले से बाहर कर देते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है डेमोक्रेसी में, कि डेमोक्रेसी में पावर प्ले का हिस्सा होता है आम आदमी। वोट डाल के, डिसाइड करके, डिस्कस करके वो हमेशा सत्ता को समझ रहा होता है और सत्ता के अंदर अपने आप को भागीदार मानता है। इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कभी भी आपको मिलिट्री कू नजर नहीं आएंगे, या यूं कहें कि डिक्टेटरशिप जल्दी से नजर नहीं आएगी। इंदिरा गांधी का इसका बेस्ट एग्जांपल है कि उन्होंने डिक्टेटर बनने की कोशिश करी, भाई साहब उखाड़ के फेंक दिया। वही चीज हमारे यहां आर्मी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डेमोक्रेसी की जो रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा गहरी है।
अब ऐसी सिचुएशन में आर्मी कभी सोच भी नहीं सकती कि वो मिलिट्री कू करेगी, और मान लिया आर्मी का एक सेक्शन डोमिनेट कर भी जाए तो बाकी सारे सेक्शंस जो हैं, इवन उनके कमांडर और जो भी, वो सारे के सारे अपोज करेंगे कि भैया हमारी कंट्री को कू नहीं होगा, हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलाया जाएगा। लेकिन रशिया जो यूएसएसआर है पहले वाला, वो भी, और आज के दिन चाइना, अगर आपको देखेंगे चाइना की जितनी बड़ी आर्मी बॉर्डर के लिए है, उससे कहीं ज्यादा नंबर में पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो अपनी आम जनता को दबाए रखने के लिए। और यही कारण है कि ये लोग किसी भी पब्लिक अनरेस्ट को दबाने के लिए टैंकों को सड़कों पे उतारते हुए देर नहीं लगाते। 1989 का तियानमन स्क्वायर वाला जो इशारा है, चाइना के तियानमन स्क्वायर के अंदर जो हुआ वो आप देख सकते हैं। 1989 के अंदर लगभग 30-40 हजार स्टूडेंट्स जो डेमोक्रेसी की डिमांड को लेकर आगे बढ़े थे, उनको टैंकों से उड़ा दिया गया और पॉसिबली बहुत बुरी मारकाट मचाई गई। और 3 दिन बाद जब वो खुला तो इतनी बढ़िया तरीके से साफ करके दिखाई दिया कि इससे बढ़िया कोई ऑप्शन था ही नहीं, या इससे बढ़िया कोई जगह थी ही नहीं। यानी स्टूडेंट्स को गायब कर दिया गया जिसके दिमाग में थोड़ा सा भी आइडिया ऑफ नेशन था। अब ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोचकर देखो हुआ क्या मामला। ऐसी सिचुएशन में मामला ये हुआ, पूरी सिस्टम को समझिएगा। ऐसी सिचुएशन में मामला ये हुआ कि ये हमेशा आर्मी को मेंटेन करते हैं, उसे बनाए रखते हैं। यूएसएसआर के अंदर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई, रशिया के अंदर शुरू में थोड़ी बहुत आई, लेकिन जैसे ही पुतिन आते हैं, पुतिन ने सारे के सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को धज्जियां उड़ा के रख दिया। और क्योंकि अपनी आर्मी को बैलेंस किए रखना था, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पुतिन तो गद्दी पे बैठे हुए और आर्मी की मतलब आर्मी वाले आए और वो कू करके बैठ जाए। ऐसे में उस आर्मी को न्यूट्रलाइज किए रखने के लिए एक प्राइवेट मिलिशिया ग्रुप, एक नहीं ऐसे बहुत सारे प्राइवेट मिलिशिया ग्रुप्स को खड़ा किया गया। वैगनर ग्रुप उन्हीं प्राइवेट मिलिशिया ग्रुप्स में से एक है, जो कि इसके शेफ यानी पुतिन के जो बावर्ची है उसने बनाकर खड़ा किया। इस प्राइवेट मिलिशिया ग्रुप का यूज क्या है? देखो सीधी सी बात यह है, प्राइवेट मिलिशिया बनाया किससे गया? जेलों में बंद गुंडे बदमाश जो हैं, जो मरने मारने को उतारू होते हैं, उनको अलग अलग तरीके के लालच देके बैटल ग्राउंड्स में भेजने के लिए तैयार कर दिया जाता है। और यहां तक कि भाई बहुत से लोग होते हैं, उन्हें लड़ने में मजा आता है, हथियारों का उन्हें शौक है, लड़ने में मजा आता है। इंडिया में भी बतेरे ऐसे क्या नाम है वो गाने बनते हैं कि मतलब असला बारूद और बंदूकें चलाते हुए, क्योंकि लोगों को मजा आता है। वो बड़ा मीम सा चलता है, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूं, बस बचपन से ही बदमाश बनना था। ऐसा नेचर है और लोगों के लिए ये चीज ये जो है ये मोटिवेटिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो असल में इन प्राइवेट मिलिशिया ग्रुप्स में, जिनके पास ऊपर बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगते, ऐसे लोग भर लिए जाते हैं। जब ये लोग भर दिए जाते हैं प्राइवेट मिलिशिया ग्रुप्स के अंदर, तो ये लोग, अब इन्हें लड़ने के लिए मिल गया, पैसे भी मिल रहे हैं, इंश्योरेंस भी मिल रही है और वर्दी मिल रही है, रेपुटेशन है, सब चीजें हैं, और मरेंगे तो सम्मान के साथ माना जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इनकी जिम्मेदारी नहीं लेती, और सरकार को किसी भी तरीके के कोवर्ट ऑपरेशन से लेकर किसी कंट्री की प्रॉक्सी वॉर शुरू करनी हो तो वहां इन लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये रशिया नहीं खड़ा किया, अमेरिका कोई दूध का धुला नहीं है, ये गेम ऑफ सुपर पावर्स है। अमेरिका ने भी ऐसे ही मिलिशिया पाकिस्तान के अंदर खड़े किए थे, मुजाहिदीन की फॉर्म में, जिन्होंने यूएसएसआर के अगेंस्ट रशिया के अंदर लड़ाई, यूएसएसआर के अगेंस्ट अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई लड़ी थी। अब यही वो लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई लड़ी थी, यही वो लोग हैं जिन्होंने फिर उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को खड़ा कर दिया, उसके बाद आज के दिन वो पाकिस्तान को काट रही हैं। क्योंकि भाई ये तो एक ग्रुप हो गया ना, और माइंडसेट उनके पास हथियार है। अमेरिका ने इन लड़ाकों को इस्लाम का पाठ ज्यादा पढ़ा दिया, तो वो जो मिलिशिया ग्रुप थे वो इस्लाम के नाम पर लड़ने लग गए। रशिया ने प्योरली उनको पैसे दे के पाल रखा है कि भैया देखो सीधी सी बात है, लड़ो मरो, पैसे लो, काम खत्म। अब यहां पहला तो ये है कि ये कहीं पर भी कुछ भी करेंगे, जैसे बूचा के अंदर क्या नाम मारकाट मची थी और रशियन आर्मी के ऊपर आरोप लगा था कि वो बहुत बुरी तरीके से मारकाट मची है, पूरा शहर जला दिया। पॉसिबली वहां पर भी वैगनर ग्रुप था।
इसी तरीके से अगर आप लोग देखते हैं सीरिया से लेकर लीबिया तक के अंदर रशिया ने जहां जहां आईएस के अगेंस्ट जहां भेजा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ये इनके विश्वसनीय बंदे, वो जो क्या नाम है उसका, प्रिगोजिन, उसके कमांड में रख दिए गए। अब प्रिगोजिन खुद अपने आप में लालची आदमी है, क्योंकि उसे पैसा चाहिए और पैसा लेके वो आधा पैसा इनके ऊपर खर्च करता है और आधा अपना भर लेता है, अपनी जेबें और तिजोरियां भर लेता है। नतीजा क्या हुआ कि प्रिगोजिन जो है उसका बहुत इस्तेमाल अलग अलग जगह पर किया गया, लेकिन उससे आगे क्या हुआ। तीसरा एक पार्ट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, इन मिस मिलिशिया ग्रुप को आर्मी को चेक एंड बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि रशियन पुतिन खुद डर रहे हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अगेंस्ट में ही कोई आके खड़ा हो जाए और आर्मी वाले मुझे मार के खुद कोई बन जाए, तो इसलिए ऐसे मिलिशिया ग्रुप्स, भले ये अकेला नहीं है, वैगनर ग्रुप एक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं। क्योंकि एक का नाम अभी अगर आप देखोगे, रामजान कादिरोव, रमादान का कादिरोव नाम का एक चेचन वो है, वो भी एक तरीके का वैगनर जैसा एक प्राइवेट मिलिशिया कॉर्प है, पीएमसी। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि रशिया ने ये खड़ी कर रही, पुतिन ने खड़ी करी, किस लिए? क्योंकि उसकी खुद की जरूरत थी। और अब इन्हें यूक्रेन वॉर में उतारा गया। अब खेल क्या हुआ, यहां से हम यूक्रेन वॉर के हारने की बात को स्वीकार करेंगे, मतलब समझेंगे कि असलियत में यूक्रेन के अंदर रशिया हार क्यों रहा है और सिचुएशन क्या है। देखो, अब इस सिचुएशन में जब हम आते हैं तो वैगनर ग्रुप जब हम समझ लेते हैं, तो हमारे लिए अगला पोर्शन है कि भाई अमेरिका जो है वो किसी भी तरीके से रशियन इन्फ्लुएंस को पूरे तरीके से खत्म करने पर तुला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम अगर यहां पर इस मैप को देखते हैं तो हमारे को काफी सारी चीजें यहां पर क्लियर होती हुई नजर आती है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। उस डिसइंटीग्रेशन में क्या हुआ था कि तीन तो ये अलग हो गए, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, इसके बाद जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्किस्तान, जो भी ये एक अलग अलग लेवल है। तो ये सारे के सारे 15 टुकड़े, और यहां पर रशिया, ये 15 टुकड़े अलग हो गए यूएसएसआर से। और उसके बाद पोलैंड से लेकर अगर आप देखोगे तो यहां आपको एक लंबे चौड़े रीजन में रशियन इन्फ्लुएंस नजर आएगा, जहां पर यहां पर पूरी की पूरी सोवियत गवर्नमेंट्स हुआ करती थी। इसके साथ आपको अल्जीरिया से लेकर, ट्यूनीशिया से लेकर, लीबिया से लेकर, कई मामलों में इजिप्ट से लेकर सीरिया, इराक, ईरान, इवन इंडिया के ऊपर भी म्यांमार से लेकर, इन सब जगहों पर कम्युनिस्ट रूल हुआ करता, सोवियत इन्फ्लुएंस हुआ करता था। म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू हो गया, लेकिन इंडिया के अंदर, इंडिया की दोस्ती सोवियत यूनियन से थी। असलियत में कोल्ड वॉर के 3 फेजेस यहां पर आपको अब दिखाई देंगे कि यहां रशिया को खत्म करने के लिए कोल्ड वॉर ने यूएसएसआर को खत्म किया। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सोवियत यूनियन खत्म हो गया। लेकिन सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो यहां यूरोप से जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं वो हट गई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सीरिया, इराक से लेकर हर जगह पर यहां पर आपको रशियन इन्फ्लुएंस साफ नजर आएगा। इवन सूडान तक के अंदर, चार्ट तक के बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जहां पर यूक्रेन, रशिया का इन्फ्लुएंस का किसी ना किसी फॉर्म में नजर आएगा। सबसे पहले यहां फेज्ड मैनर में देखिए, अफगानिस्तान से यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को हटाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। अफगानिस्तान के सबसे पहले यूएसएसआर जैसे ही डाउनफॉल होता है, अफगानिस्तान के अंदर यूएस फेवर्ड गवर्नमेंट बिठाने की कोशिश की जाती है। पहले वो तालिबान, फिर गनी वाली, और उसके बाद फिर दोबारा से तालिबान। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एकदम से 10 साल के बाद दोबारा पहले अफगान वॉर शुरू होता है, फिर ईरान वॉर शुरू होता है, इराक वॉर, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश सद्दाम हुसैन को उठा उखाड़ कर फेंक देते हैं और इराक के अंदर अपनी
अपने फेवर वाली गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, इराक वॉर में फंस गए। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद बराक ओबामा आते हैं और यहां से एक पूरे ताकत के साथ मिलिट्री कू करवाया जाता है, जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है 2013 के आसपास। लीबिया से लेकर इजिप्ट से लेकर सीरिया तक के अंदर अगर आप देखोगे तो ये पूरे के पूरे लेवल पर एक एक करके सारे के सारे देशों से यूएसएसआर की जो सपोर्टिव गवर्नमेंट थी या जो रशिया के फ्रेंडली कंट्रीज थी, सरकारें थी, उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है और वहां पर अपने फेवर की गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। और मजे की बात यह कि इस इराक को छोड़ दिया इराक से लेकर इस पूरे रीजन के अंदर प्रो यूएस गवर्नमेंट आ जाती हैं और रशिया का इन्फ्लुएंस यहां पर सीरिया को छोड़कर कहीं पर भी नहीं बसता। यानी सीरिया के अंदर बशर अल असद को कैसे ना कैसे करके पुतिन बचाए रखने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाकी किसी को बचाने में कामयाब नहीं होते। ऐसे में जो नाटो है वो भी चुप नहीं बैठा हुआ था। जो नाटो पहले इस नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी और उसके बाद इटली, ग्रीस और टर्की जैसे कंट्रीज या फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इन जैसे कंट्रीज तक ही था। अब धीरे धीरे नाटो को आगे बढ़ाया गया। पोलैंड से लेकर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड से लेकर और यहां एक सर्बिया को छोड़कर बाकी सब कंट्रीज के अंदर नाटो घुस चुका है। और 31, पहले जो 10-12 देश होते थे अब 30 देश हो चुके थे। तो यहां रशिया को यही तो रेड लाइन लगी कि भैया यूक्रेन में नहीं, बेलारूस में नहीं, फिनलैंड में नहीं। लेकिन अमेरिका की तो प्लान यही था ना, यही तो ये पुतिन खड़ा हुआ है। पुतिन कह रहा है, पुतिन समझ चुका है कि असलियत में इनकी लड़ाई कोल्ड वॉर में खत्म नहीं हुई। इन्होंने अभी भी मुझे खत्म करने पर या लास्ट हमारी लेवल मतलब पूरी की पूरी आइडिया के साथ साथ आखिरी जो बंदा भी बचा हुआ है उसे खत्म करने पे भी अमेरिका तुला हुआ है। और कैसे भी करके इन 3 देशों को मिला लेने का सीधा मतलब यह है कि रशिया के बॉर्डर के ऊपर नाटो आके खड़ा हो गया। पुतिन ने यही तो रेड लाइन कही। अब यहां पर अमेरिका की एक वो पॉलिसी नजर आती है कि अमेरिका कभी भी अपने किसी भी दोस्त को दोस्त कम और अपने हथियारों का कस्टमर ज्यादा मानता है। ये समझ लीजिए, अमेरिका अपने किसी भी दोस्त को दोस्त कम और हथियारों का कस्टमर ज्यादा मानता है। और ये सारे देश नाटो में शामिल हो तो गए हैं, लेकिन जब तक ये हथियार नहीं खरीदेंगे इनकी दोस्ती से अमेरिका को फायदा क्या। इसीलिए कहीं ना कहीं यूक्रेन को जला दिया गया। इससे एक पंथ दो काज। इन पोलैंड से लेकर पुराने यूएसएसआर वाले के दोस्तों के पास यूएसएसआर के टेक्नोलॉजी वाले पुराने हथियार थे और जब तक वो पुराने वाले हथियार नहीं थे नए क्यों खरीदेंगे। इसलिए यूक्रेन वॉर में पोलैंड से लेकर रोमानिया तक से ये कहा गया कि तुम्हारे जो पुराने रशिया मेड हथियार हैं वो सारे के सारे पोलैंड में, यूक्रेन में भेज दो और हमसे नए खरीद लो। सोचकर देखिए, पोलैंड ने तो अपने बिग 21 देने के बाद कहा मुझे F-16 दे दो। अंदाजा लगाकर देखिए कि क्या लेवल रहा होगा, क्या वॉर रहा होगा, क्या मतलब माइंडसेट रहा होगा। एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये कि जितना ज्यादा यूक्रेन में लड़ाई होगी उतनी ज्यादा यूरोप में फियर फैक्टर बढ़ेगा, हथियार खरीदे जाएंगे। लेकिन रशिया और चाइना का जो नेक्सस है, जो अमेरिका के लिए एक टेंशन है, कैसे भी करके इसको तोड़ना है, ये मैं पहले ही समझा चुका हूं। तो रशिया को अगर आप डायरेक्ट लड़ते हैं रशिया से, तो सीधी सी बात यह है, कहीं ना कहीं अमेरिका एक व्यापारी देश है, ट्रेडिंग कंट्री ज्यादा है। वो अपने आप को डिस्कस करने के लिए या वो अपने मामले में सीधा सा एक काम रखता है, और वो सीधा सा एक काम ये रखता है कि भैया वो कैसी भी सिचुएशन में अपने ट्रेड को प्रेफरेंस देता है और फालतू की लड़ाई लड़ने की जगह दूसरों को हथियार बेच के अगर लड़वाने में वो कामयाब हो जाता है तो वो हथियार बेच के लड़वाना उसके लिए ज्यादा आसान है। अमेरिका इसी गेम में चल रहा था। अमेरिका को इस गेम के अंदर मजा क्या है? अमेरिका के इस गेम में सबसे बड़ा मजा है कि नाटो की फॉर्म में अमेरिका को कस्टमर मिल रहे हैं।
नाटो के मेंबर बढ़ रहे हैं, नाटो के कस्टमर मिल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं अमेरिका को कहीं ना कहीं यूक्रेन की फॉर्म में एक पॉन मिल गया। पॉन का मतलब वही एक बेट मिल गई, एक जो है ना दाना डालने के लिए कंट्री मिल गया जो रशिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया। और रशिया इस समय उसके सामने आकर खड़ा हो गया और सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि रशिया से ना तो रुकते हुए बनता ना लड़ते हुए बनता। और यहां से एक तरीके से ये वॉर शुरू कर दी गई। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हो गई। इस वॉर में माइंडसेट ये बनाया गया था, वॉर को बता रहा हूं तभी हम उस पर पहुंचेंगे वैगनर ग्रुप के अंदर, और मैं प्रूव करूंगा कि क्यों रशिया ये लड़ाई हार चुका है। अब वॉर शुरू हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जबरदस्त वॉर शुरू हो चुका है। अब वॉर को आमने सामने लड़ने की जगह बड़े एरिया में फैला दिया गया। वॉर को बड़े एरिया में फैला दिया गया। अब नतीजा क्या हुआ, यूक्रेन को मिसाइलें दे दी, छोटे हथियार दे दिए कि रशिया के टैंक मारो, ये करो वो करो। रशिया को खुद ही कंफ्यूज कर दिया। आपने सुना होगा रशिया कभी कीव की तरफ बढ़ रहा है, रशिया कभी कहीं बढ़ रहा है, कभी कहीं बढ़ रहा है, कभी कहीं बढ़ रहा है, कभी कहीं बढ़ रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि रशिया खुद ही फंस चुका था कि करूं क्या। वहां उसके बाद और सितंबर तक यूक्रेन की सेनाएं पीछे हटती रही और वॉर जोन को बढ़ा दिया गया, और रशिया का वो जो ड्रैगन वाला चेहरा था वो साफ नजर आया। उससे जैसे ही यूरोप में फियर फैक्टर बढ़ा और यूक्रेन के गिरने के चांसेस थे, अब यूक्रेन को जबरदस्त लेवल पर हथियार पहुंचाए गए और उन हथियारों के दम पर यूक्रेन ने फाइट बैक करना शुरू किया। कई जगह पर ऐसा हुआ कि बहुत सारी जगहों को रशिया से वापस छीना। कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि रशिया का वो एक पूरा का पूरा बड़ा ब्लैक सी के अंदर जो सबसे बड़ा शिप था उसे डुबो दिया गया। कई बार ऐसा मतलब एक अलग अलग लेवल देखने को मिला वॉर जोन के अंदर, जिसके अंदर रशिया को बहुत ज्यादा मुंह की खानी पड़ी। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था बखमुत। इस शहर की एक एग्जैक्टली स्पेलिंग मेरे को नहीं पता क्या थी, लेकिन हाँ जो भी है समझो। असली कहानी रशिया की यहां से शुरू होती है। रशिया इस लड़ाई में खुलकर लड़ने की जगह कोशिश कर रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ बचा के रखे, क्योंकि रशिया जानता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। आज नहीं तो कल उसे अपनी पूरी ताकत के साथ अमेरिका के और नाटो के साथ लड़ना पड़ेगा, और नाटो और अमेरिका रशिया के ऊपर हमला करेंगे। इसलिए रशिया ना तो खुलकर अपने सारे हथियार इस्तेमाल कर रहा है, ना ही खुलकर सारी सेना इस्तेमाल कर रहा है, ना ही खुलकर अपनी स्ट्रेटेजी को शो कर रहा है। वो गिने चुने मामलों के अंदर अटैक कर रहा है, गिने चुने लेवल पर, और अपने जो मिलिशिया ग्रुप थे उन्हें आगे कर दिया। यहीं पर रशिया के साथ खेल हो गया कि यहां पर वॉर को लड़ने वाली दो ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो गई, एक एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और दूसरी तरफ वो वैगनर ग्रुप जो रशिया के अंदर शायद मिलिट्री के बाद सबसे बड़ा ग्रुप है। वैगनर ग्रुप कह रहा है भाई मैं बखमुत में लड़ रहा हूं, और इसका जो हेड है उसका नाम है, क्या नाम है अभी भूल गया भाई, प्रिगोजिन, इसका नाम प्रिगोजिन। अब कहीं ना कहीं बखमुत जीतने के बाद प्रिगोजिन जो है वो थोड़ा अकड़ में आ गया, एडमेंट होना शुरू हो गया, लड़ना शुरू कर देता है। नतीजा वही हो जाता है ना, जब आपको ज्यादा सक्सेस मिलनी शुरू हो जाए और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सक्सेस मिलनी शुरू हो जाए। पहले आप बावर्ची थे, आप कहीं ना कहीं आप एक पूरी की पूरी आर्मी के चीफ हो चुके हो और आप जीत रहे हो, राजा वाली फीलिंग ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको लगता है आप जीत रहे हैं, और जीतने के बाद आप दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे और बड़ी सारी दूसरी चीजें हो जाती हैं। जल्दी सक्सेस मिल जाए तो ऐसा भी होता है। अब और आपकी औकात से ज्यादा सक्सेस मिल जाए तो अक्सर ऐसा होता है। अब हुआ भी यही, इसको सक्सेस मिल गई, नतीजा उसका ये हुआ, ये ज्यादा एडमेंट होना शुरू हो गया, ज्यादा एग्रेसिव होना शुरू हो गया, ज्यादा जिद्दी होना शुरू हो गया, बहस होनी शुरू हो गई। अब हुआ क्या, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस वैगनर, यानी रशिया के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे वो शुरू हो।
अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वैगनर ग्रुप की ही सारी कमजोरी है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि भाई वैगनर ग्रुप को जरूरत से ज्यादा रिएक्शनरी होने की जरूरत नहीं थी। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्योंकि यूएसएसआर के डिक्लाइन का सबसे बड़ा रीजन जो है वो इनएक्शन है, तो कहीं ना कहीं मिलिट्री ऑफ डिफेंस का भी बड़ा रीजन हो सकता है इनएक्शन हो। लेकिन गलती दोनों तरफ से नजर आ रही है, क्योंकि प्रिगोजिन जो है वो भी एडमेंट होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि इनको जल्दी सक्सेस मिल रही है, ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर, ज्यादा सब कुछ, और पॉसिबली वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाली जो पॉलिसी है शायद उसे वो फॉलो नहीं कर रहे थे। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, वो उसे फॉलो नहीं कर रहे थे। समझ रहे हैं आप? अब वो उसे अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो होगा क्या प्रिगोजिन और इन सब के मामलों के अंदर? मामला यहां पर यह है कि भाई अब इन दोनों के बीच में एक तरीके की टफल शुरू हो गई। इसी वजह से बखमुत जीतने के बाद आगे का कोई भी शहर आपको रशिया जीतता हुआ नजर नहीं आएगा। यहां पर आपको क्या लगता है, इन दोनों के बीच में जो कॉपरेशन नहीं है, या आपस की जो वर्बल वॉर है, वीडियो तक बना के अपलोड कर रहे हैं, क्या वो अमेरिका या नाटो कंट्रीज को नजर नहीं आया होगा? यहीं नजर आया होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि यहीं से खेल शुरू होता है। ऐसा बंदा बहुत अच्छा टारगेट होता है, इसके चारों तरफ 4 बंदे खड़े कर दिए जाएं, उनमें से किसी एक को पैसे दे दिए जाएं और उसको सिर्फ ये कहा जाए तो कुछ मत कर, इसको प्रिगोजिन को भड़काए रख। वॉर चल रही है, खिंच रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही, फ्रस्ट्रेशन लेवल लगातार बढ़ रहा होता है, बंदे मर रहे होते हैं, तो एक तरफ फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मोराल डाउन होता है, तीसरी तरफ थकान होती है कि यार 2 साल से लड़ रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, और छोटा सा देश जो है तुम्हारे सेना की इतनी भारी तबाही मचा रहा है कि कुछ कहने की हद नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन, डिमोरलाइजेशन, फटीगनेस, ये सब चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो आपस में ही फ्रस्ट्रेशन के अंदर बंदे लड़ना शुरू कर देते हैं। नेचुरल प्रोसेस है। जब नेचुरल प्रोसेस ये है तो यहीं से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ऑर्डर दिया कि ये वैगनार के जितने लड़ाके हैं वो सारे के सारे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। ये सितंबर अक्टूबर से लड़ाई शुरू हो चुकी थी कि भैया रजिस्ट्रेशन करवाओ। यहां प्रिगोजिन को पॉसिबली लगा कि रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब ये है कि अपनी सारी स्ट्रेंथ और अपने सारे लोगों की एक लिस्ट सरकार को पकड़ा दी जाए, और सरकार कहीं ना कहीं उनको अपने कंट्रोल में लेकर इसको साइडलाइन करने के मूड में है। यही कारण है कि पुतिन से सीधा ना जाकर वो बिड़े मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और वॉर स्ट्रेटेजी जो जिसके पास है वो, और इन दोनों के नाम हैं शेंगोव और गैरासिनोव। ये जो 2 नाम है, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाला है और दूसरा वो। अब आप सोचकर देखिए, आपस में लड़ने शुरू हो चुके हैं। एक तरफ रशिया मार रहा है और अपने इलाके दोबारा से ले रहा है, दूसरी तरफ आप आपस में लड़ रहे हो, क्योंकि पुतिन सीक्रेट एजेंसी में रह चुके हैं। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है यहां पर एक ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो गायब हो गया। जो प्रिगोजिन ने किया, या तो वो पैसे लेके किया या फिर फ्रस्ट्रेशन में किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पैसे लेकर किया? क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि शब्द एक इस्तेमाल हुआ है, स्टैब्ड इन बैक, पीठ में छुरा घोंपना। अब यहां मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पॉसिबली पैसे लिए या उसकी गोद में जाकर बैठ गए? उसके पीछे का रीजन ये है कि एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, स्टैब्ड इन बैक, मेरी पीठ में छुरा घोंपा। इसका क्या मायने हो सकते हैं? भाई, आप अपने सबसे विश्वसनीय बंदे को यह शब्द कब इस्तेमाल करोगे? जब आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा
वो धोखा कैसे होगा ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर लाइक क्या, वॉर सिचुएशन में, ऑनगोइंग वॉर के अंदर। वो तब आपको फील होगा जब आप जो वॉर लड़ रहे हैं तो सामने वाला जो आपका सबसे बड़ा विश्वसनीय बंदा है वो आपके अगेंस्ट काम कर रहा हो, या आपके वो काम ना कर रहा हो जिसके लिए उसे भेजा गया है, या फिर आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि वो कहीं ना कहीं दुश्मन से मिल चुका है या दुश्मन से बात कर रहा है। मेरे को ये शब्द स्टैब्ड इन बैक पुतिन के मुंह से सुनते हुए एक झटका सा लगा, जैसे पुतिन की टीम के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है और उसके ऊपर पुतिन गुस्सा कर रहे हैं कि भाई तूने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। मैं इसलिए ऐसा लग रहा है, और यही कारण है कि दूसरा भी कारण है कि फ्रस्ट्रेशन, कि वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि इनके पास लायबिलिटी तो कोई है नहीं, और प्रिगोजिन जो है वो पैसे का लालची आदमी है, जल्दी से पैसा मिलने लग गया, सब चीजें हो गई। अब फ्रस्ट्रेशन में किया होगा, मुझे इसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं, और गेम पीछे अमेरिका की है। खैर, अब प्रिगोजिन जो है ये फ्रस्ट्रेट हो चुका है या पैसे ले चुका है, दोनों में से कोई एक चीज है, और अपनी जो लड़ाकों की जो टीम है उसे अपने साथ रशिया के ऊपर दौड़ा दिया, मॉस्को की तरफ, और जो शहर है वेल्गानाओ उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और अब धमकी दे रहा है कि हम मॉस्को आ रहे हैं। मॉस्को भी इस लेवल पर तैयार हो गया कि सड़कें खुदवा दी गई, बाहर से आर्मी मंगा ली गई, चेचन फोर्सेस को मंगा लिया गया, और काउंटर करने की तैयारी कर दी गई। सोचकर देखिए, यानी इंफॉर्मेशन थी और रिबेलियस ग्रुप की फॉर्म में बिहेव कर रहा है, तभी तो ये पूरा बड़ा लेवल क्लियर हुआ। यानी पुतिन की टीम का एक और सिपाही बागी हो गया। अब यहां पर ये प्रिगोजिन भी समझ चुका है कि इतना आसान केक नहीं है, हॉट केक नहीं है जितना उसे लग रहा था। बीच में फिर वो क्या नाम है, लुकाशेंको जो है वो बीच में आए और उन्होंने मामले को रफा दफा करवाया। जो भी है, अंदर अंदर एक ट्रीटी हुई होगी और जाके ये बेलारूस रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर आप कहेंगे कि ये पैसे अगर इसने ले रखे हैं तो ये अमेरिका भाग जाए। अमेरिका इतना आसानी से ये गेम हारने वाला नहीं है। अमेरिका अगर इसे अपने शरण में बुला लेता है तो जो वैगनर ग्रुप है, जो इस टाइम पर रशिया और यूक्रेन के अंदर इस प्रिगोजिन का मौजूद है, वो अगर देशभक्ति की भावना के नाम पर दोबारा से रशियन आर्मी के पास जाकर खड़ा हो गया तो एक आदमी के जाने से कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि माने या ना माने नेशन स्टेट तो है। ऐसे में प्रिगोजिन को ऐसी जगह रखा जाए जहां पर वो युद्ध में ना भी रहे, लेकिन उसका नाम और उसकी शक्ल न्यूट्रल फॉर्म में लगती दिखाई देती रही। और इस सिचुएशन के बाद जब लुकाशेंको का मामला आया तो मैं समझ गया कि ये बंदा वहां क्यों जाके रुका है, ताकि शक्ल दिखती रहे, वैगनर ग्रुप अभी भी इसके पीछे खड़ा रहे और ये मैनिपुलेट करता रहे, वो आर्मी पीछे हट जाए, वो लड़ाई में ना जाए, क्योंकि अब वो अपने को प्रिगोजिन को हीरो माने और रशियन जो डिफेंस मिनिस्टर वगैरह हैं उनसे दूर हट जाए। हालांकि पुतिन ने भी एक काम किया है कि डिफेंस मिनिस्टर को वहां से हटा दिया गया है और चेंज कर दिया गया है, लेकिन इस वॉर के लेवल पर आप अपना एक बड़ा कमांडर या मंत्री चेंज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर सकता है, क्योंकि नए वाले को सिचुएशन को समझने में टाइम लगेगा और हालत और ज्यादा पतली हो सकती है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद होगा ये कि अब आ जाते हैं कि इस सारे के सिचुएशन के बाद इससे ये कहां प्रूव होता है कि रशिया हार चुका है। देखिए, मैं जितनी भी हिस्ट्री में लड़ाइयां पढ़ चुका हूं उसमें एक चीज हमेशा कॉमन मिली कि एक मोमेंट ऐसा आता है जब आर्मी डिमोरलाइज होती है, और बस वो डिमोरलाइजिंग सिचुएशन पूरे वॉर का तख्ता पलट देता है। मैं बेस्ट एग्जांपल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का दूंगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को अगर मैं उठाकर देखूं तो मराठा सेना कहीं ना कहीं अब्दाली को शुरू में डोमिनेट करती है, बाद में सिचुएशन बराबरी पर आ चुकी होती है,
यानी मराठा अभी हार नहीं रहे होते, मराठा बराबरी पर लड़ रहे हैं और बिल्कुल बराबर वाली सिचुएशन वहां पर नजर आ रही होती है। अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है, शाम आते आते एक घड़ी ऐसी आई जहां मराठा आर्मी जो चीफ था विश्वासराव, उसे हाथी से उतरना पड़ा और उसका चाचा सदाशिवराव भाऊ जो रियल कमांडर ऑफ आर्मी था वो घबरा गया कि कहीं ऐसा ना हो मेरा भतीजा मारा गया हो या सिचुएशन में फंस गया हो। वो अपने हाथी से कूदता है और घोड़े पर बैठकर अपने भतीजे के पास जाता है। सोचिए, ये कुछ सेकंड्स का टाइम, कुछ सेकंड्स का, और इन कुछ सेकंड्स के टाइम ने क्या किया, एकदम से जब सदाशिवराव भाऊ को घोड़े पर दूसरी तरफ जाते हुए देखा, आर्मी का हौसला टूट गया कि मेरा राजा भाग गया। बस इतना था, भागा कोई नहीं था, बस मोरल डाउन। रशिया में भी यही हुआ है, मोरल डाउन। वैगनर ग्रुप का जो टसल है, इसने भले ही रशिया को या पुतिन को बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट ना क्रिएट किया हो, लेकिन रशिया की आर्मी जो पहले ही यूक्रेन वॉर को एक हाफ हार्टेड एफर्ट यानी आधे अधूरे दिल के साथ लड़ रही थी, अब वो बिल्कुल हौसला तोड़ बैठेगी। और पुतिन ना चाहते हुए भी या तो इस प्रिगोजिन को ठिकाने लगाएंगे, नहीं तो कम से कम इसको बांध के रखेंगे। और प्रिगोजिन ने जो किया उससे पुतिन के जो अपोनेंट्स हैं उनका हौसला बढ़ेगा। और अभी तक भले ही पुतिन का ये खतरा टल गया हो, लेकिन आगे अब और ज्यादा फ्रीक्वेंटली खतरे आने शुरू होंगे। यानी अमेरिका जो है वो, यूक्रेन तो देखो पूरा एक प्यादा है, वो तो मरने के लिए छोड़ दिया गया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, सेंध लगाने में कामयाब हो चुका है और यही तो पहली जीत होती है। अब रशिया, पुतिन जो है वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने बॉर्डर पर सैनिक सेनाओं का मोराल बूस्ट करेंगे, या अपने घर को बचाने की कोशिश करेंगे, या वैगनर ग्रुप से लड़ेंगे, या अब कौन कौन उनके आसपास उनका दोस्त है और कौन गद्दार है ये ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा हुआ और अंदर एकाधी बार और हुआ तो हौसले और पस्त होंगे और लड़ाइयां इस तरीके की हौसलों से लड़ी जाती हैं। यूक्रेन के पास ताकत नहीं है, हथियार भी मांगे तांगे हैं, यूक्रेन के पास हौसला है। वो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए रशिया के दांत खट्टे कर रहे हैं। लेकिन रशियंस को पता है कि वो जो ये आधे से ज्यादा सैनिकों को ये पता है कि वो जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए उन्हें रीजन नहीं मिल पा रहा कि वो ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। भाई रीजन पता हो तो वो लड़ भी ले, उन्हें रीजन नहीं मिल रहा कि वो ये लड़ाई क्यों लड़ रही है। और क्योंकि रीजन नहीं मिल रहा है इसलिए सेना डिमोरलाइज्ड रही। सही कसर जो डिस्ट्रक्शन है वो, और एक लंबी चौड़ी जो लड़ाई है वो, इससे जहां एक तरफ सेना का मोराल डाउन होगा, दूसरी तरफ आर्मी जो है वो, यूक्रेन जो है उसका मोराल बढ़ेगा। और जैसे ही उसका मोराल बढ़ेगा वो और एग्रेसिवली लड़ेंगे, रशियंस और पीछे हटेंगे। एक दूसरी चीज, पुतिन के दुश्मनों का हौसला बढ़ रहा है। खतरा टल गया लेकिन कमजोर हुए, ये भी मैं बता चुका हूं। बस इसके बाद अब यहां पर अब पुतिन के लिए दो फ्रंट्स तैयार हो गए हैं, पहला यूक्रेन वाला फ्रंट और दूसरा डोमेस्टिक फ्रंट। घर को भी संभालना है, घर में अपने दुश्मनों को ढूंढना है। तो अगर मान लिया दुश्मनों को ढूंढने लग गए तो यूक्रेन हाथ से गया, यूक्रेन से लड़ने गए तो तुम्हारी खुद की कुर्सी गई, अब आप ट्रैप में फंस चुके। इसलिए अब पुतिन ये लड़ाई हार चुके हैं, या यूं कहिए कि पुतिन एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये कितने जल्दी हारते हैं या कितनी जल्दी इसका नतीजा आता है वो तो वक्त बताएगा। देखो, किसी भी बंदे को, पर्सनैलिटी को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एनालाइज करना होता है कि जरूरी नहीं है वो अकेला हो, उसके साथ बहुत सारे दूसरी सिचुएशंस भी होती है और हमें वो समझना चाहिए। और मेरे हिसाब से इस टाइम पर ये लड़ाई एक तरीके से पुतिन के हाथ से निकल चुकी है और पुतिन की अब डोमिनो इफेक्ट के चलते, एक के बाद एक दूसरी सिचुएशन के चलते प्रॉब्लम्स चारों तरफ स्पाइरलिंग फॉर्म में बढ़ती चली जाएंगी और पुतिन एक चक्रवात के अंदर, समस्याओं के चक्रवात में फंसते हुए नजर आएंगे। कितनी जल्दी गिरते हैं या इन सब सिचुएशन को हैंडल कर जाते हैं,
ये वक्त बताएगा, लेकिन पुतिन कमजोर हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हारी हुई लड़ाई अब वो जीत पाते हैं या लंबे समय तक हारी हुई लड़ाई को हारते हारते लड़ते हैं, वो वक्त बताएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियो आप तक पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, मैंने इंडियन एवेंजर्स नाम का जो चैनल शुरू किया है, जिसमें हमारे शिवाजी महाराज की स्टोरी में स्टार्ट कर चुका हूं, ग्लोरियस हिस्ट्री के नाम पर। उसको प्लीज जाएं, विजिट करें, उन स्टोरीज को सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी, धन्यवाद।